राज्य का नाम था कामरूप। एक ऐसा साम्राज्य जहां चंद्रमा की रोशनी भी शर्म से झुक जाती थी और सूरज भी महलों के दियों के आगे फीका पड़ता था। ये वही राज्य था जो अपनी समृद्धि, अपने वंश और अपनी विलासिता के लिए पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध था। लेकिन कामरूप की असली पहचान थी उसकी रानी चंद्रप्रभा। सौंदर्य का साक्षात प्रतिरूप, जिसकी आंखों में काजल नहीं, कामना बसती थी। उसका रूप ऐसा था कि देवता भी झुके बिना आगे न बढ़े। कामरूप का राजा वीरेंद्र देव योद्धाओं में श्रेष्ठ था, पर रानियों के साथ उसके संबंध शुष्क और औपचारिक थे। रानियों के लिए वो एक राजकाज करने वाला पुरुष था, कोई प्रेमी नहीं। दिन भर न्याय और राजनीति में उलझा, रात को शराब में डूबा। जबकि चंद्रप्रभा की आंखें कुछ और चाहती थीं। ऐसा नहीं था कि राजा ने उसे स्पर्श नहीं किया था, पर उसका स्पर्श ठंडा था, जैसे बर्फ की तरह धीरे से गले और फिर गायब हो जाए। पर अब समय बदल चुका था। चंद्रप्रभा का हृदय अब सिर्फ अकेलापन नहीं झेलता था, वो उसके शरीर की अनदेखी भी नहीं सह पा रहा था। वो चाहती थी कोई ऐसा जो उसे सिर्फ देखे नहीं, बल्कि उसकी हर सांस को महसूस करे। और वो तलाश पूरी हुई जब महल में आया एक नया नर्तक, अनिरुद्ध। उसका शरीर पत्थर सा कठोर, पर आंखें कविता जैसी गहराई लिए हुए। रानी की आंखों से जब पहली बार वो टकराया, तो दोनों की नजरें जैसे किसी पुराने जन्म का वादा निभा रही थीं। उस दिन महल के उत्सव में अनिरुद्ध ने पहली बार नृत्य किया। उसकी कमर की लचक, भुजाओं की ताकत और आंखों का तीखा खेल, रानी की सांसें रुक सी गईं। राजा ने तो बस एक सामान्य कलाकार देखा, पर चंद्रप्रभा ने एक अद्वितीय प्रेमी। उसके भीतर एक आग जल उठी, और वो आग बुझाने वाला अब सामने था। उसी रात जब पूरा महल शराब और संगीत में डूबा था, चंद्रप्रभा अपने कक्ष में अकेली नहीं थी। उसने अपनी सबसे विश्वास पात्र दासी श्यामा को आदेश दिया, पीछे का द्वार खोल दो और उस नर्तक को मेरे पास भेजो। श्यामा ने पहले तो कांपते हुए देखा। रानी मां, ये महल है, कोई वेश्यालय नहीं। चंद्रप्रभा ने उसकी आंखों में देखा। राजा को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी रातें ठंडी हैं, अब फर्क मुझे भी नहीं पड़ता कि इस कक्ष में कौन आता है। श्यामा ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद गुप्त द्वार से एक साया भीतर आया। वही नर्तक अनिरुद्ध, अब रेशमी कालीन पर बिना आवाज के चलता हुआ रानी के सामने खड़ा था। मुझे बुलाया? उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द में कंपन था। तू जानता है कि मैंने क्यों बुलाया? हाँ, पर मैं डरता हूं, ये महल मुझे निगल सकता है। रानी उसके पास आई, धीरे से उसकी उंगलियों को पकड़ा और बोली, तू अगर मुझे छू ले तो मैं भी तुझे निगल लूंगी। उसके बाद कोई शब्द नहीं बोले गए, बस देहों की भाषा थी जो वक्त और जगह से परे थी। चंद्रप्रभा ने अनिरुद्ध की अंगुलियों को अपने होंठों तक लाया, उसकी हथेलियों को चूमा और धीरे धीरे उसकी चोली की डोरियां खोल दी, जैसे हर गांठ के खुलने से एक सप्रेस्ड इच्छा आजाद हो रही हो। अनिरुद्ध ने उसे नजरों से छूना शुरू किया, पहले उसकी आंखें, फिर उसकी गर्दन, और फिर वो जगहें जिन्हें वर्षों से किसी ने देखा ही नहीं था। महसूस करना तो दूर, उसने उसे पलंग तक ले जाया, रेशमी चादरों पर लिटाया और उसकी सांसों को गिनते गिनते उसे खुद में लपेट लिया। रात बहुत लंबी थी, पर किसी ने समय नहीं देखा। हर अंग की थकान, हर नस की तड़प अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। सुबह हुई तो चंद्रप्रभा की आंखें नम थीं, पर वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो सुख के बाद आने वाली नमी थी। लेकिन प्रेम जितना छुपा होता है, साजिश उतनी ही तेज होती है। महल की दासी मीरा, जो बाहर से मासूम लगती थी, असल में राजा वीरेंद्र की रखैल थी। राजा को जब पता चला कि रानी हर रात अकेली नहीं रहती, उसने मीरा को कहा, जो उस कक्ष में चल रहा है उसे देख और मुझे बताओ। मीरा ने हंसते हुए कहा, रानी क्या इतना नीचे गिर सकती है? राजा ने कहा, जिस औरत की आंखों में चुप्पी नहीं, उसमें वफा नहीं। मीरा ने उसी रात रानी के कक्ष के पास छिपकर सब देखा और अगली सुबह राजा को बताया, आपकी रानी सिर्फ आपके राज्य की नहीं रही। राजा वीरेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। वो गुस्से से कांप रहा था, लेकिन वो युद्ध का आदमी था, बिना योजना के हमला नहीं करता। उसे मत छेड़ो, बस देखते रहो जब तक मैं उसे तोड़ न दूं, उसने कहा। उधर चंद्रप्रभा को भनक तक नहीं थी कि वो जो रात में जी रही है, वो अब धीरे धीरे एक झर में बदल रही है। अगली रात जब अनिरुद्ध फिर आया तो रानी ने कहा, तू बस मेरा है, अब इस महल से दूर ले चल मुझे। अनिरुद्ध चौंका। रानी,
आप इस सोने के पिंजरे को छोड़ सकती हैं। सोना हो या शीशा, पिंजरा पिंजरा होता है। मुझे उड़ना है। वो दोनों रात भर भागने की योजना बनाते रहे, पर यह योजना अब सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं थी। दीवारों के पीछे एक तीसरा कान भी जाग रहा था, मीरा। अब साजिश तैयार हो चुकी थी और राजा ने आदेश दे दिया, अभी मत मारो, उन्हें भागने दो। फिर जो होगा वो इस राज्य की सबसे बड़ी कथा बनेगी। कमरों की दीवारें जानती थीं कि अब यहां प्रेम नहीं, षड्यंत्र गूंजता है। रानी चंद्रप्रभा का कक्ष अब केवल सुख का केंद्र नहीं था, अब वहां से सत्ता का नया सूत्रपात हो रहा था। हर रेशमी चादर के नीचे कोई रहस्य छिपा था और हर सांस अब सिर्फ प्रेम की नहीं, डर की भी थी। अनिरुद्ध और रानी ने तय कर लिया था, 7 रातों बाद वे भाग निकलेंगे। रानी ने गुप्त तहखाने से राजकोष के कुछ बहुमूल्य रत्न, मोहरें और जरूरी दस्तावेज निकलवा कर रख लिए थे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि जो साजिश वो बुन रहे थे उससे कहीं बड़ा जाल पहले से तैयार हो चुका है। राजा वीरेंद्र ने अब खेल शुरू कर दिया था। उसने अपने सबसे चतुर मंत्री अग्निवर्मा को बुलाया और उससे कहा, रानी को छोड़ना नहीं है, लेकिन उसे यह यकीन दिलाओ कि हम कुछ जानते नहीं, और उस नर्तक को उसे तोड़ दो, लेकिन ऐसे कि वो अपनी जुबान से कुछ ना बोले। अग्निवर्मा मुस्कुराया। उसने हमेशा से चंद्रप्रभा के सौंदर्य की प्रशंसा की थी, पर अब उसके भीतर की घृणा भी जाग चुकी थी। जिस रानी को हमने देवियों की तरह पूजा, वो किसी नर्तक के नीचे सिसक रही है। वो रात्रि भयानक थी। जब रानी अपने कमरे में अनिरुद्ध की प्रतीक्षा कर रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई, पर भीतर आया अनिरुद्ध नहीं, बल्कि अग्निवर्मा था, अपने 2 सैनिकों के साथ। रानी ने चौंकते हुए पूछा, ये क्या है? अग्निवर्मा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, राजा ने आज रात आपको उनके कक्ष में आमंत्रित किया है। ये एक विशेष अवसर है। रानी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन चेहरे पर भाव नहीं आने दिया। वो चुपचाप तैयार हुई, केशों में फूल लगाए, गुलाब का इत्र लगाया और राजा के कक्ष की ओर चली गई। लेकिन मन में डर के साथ साथ चुनौती भी थी। राजा वीरेंद्र का कक्ष उस रात रोशनी से जगमग था, पर वहां केवल शराब और मौन था। रानी जब भीतर आई, राजा ने उसकी ओर बिना देखे कहा, तुम बहुत सुंदर हो चंद्रप्रभा। रानी ने जवाब दिया, कृपा है। राजा ने फिर कहा, और तुमने जिस प्रेमी को चुना है वो भी कम सुंदर नहीं। रानी के पैरों से जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सख्त हो गया, पर उसने खुद को संभाल लिया। राजा जो बोलते हैं वो अगर सत्य न भी हो तो भी झूठ नहीं माना जाता। राजा ने अब उसकी आंखों में देखा, रानी, तुम्हारा शरीर तुम्हारा हो सकता है, पर तुम्हारा हर निर्णय इस राज्य का होता है, और जो राज्य से धोखा करता है, वो चाहे राजा हो या रानी, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ता। रानी ने नजरें झुका ली, पर यह सिर झुकना नहीं था, यह रणनीति थी। वो जान गई थी कि अब प्रेम नहीं बचा सकता, अब उसे सत्ता ही बचाएगी। उधर अनिरुद्ध को बंदी बना लिया गया था। वो महल के अंधेरे तहखाने में जंजीरों में जकड़ा, बिना वस्त्रों के, खून से लथपथ पड़ा था। उसके शरीर पर सिर्फ घाव थे, आत्मा पर भय नहीं था। अग्निवर्मा ने उसके पास जाकर कहा, रानी के लिए जीना चाहते हो तो उसके लिए मरना भी होगा। अनिरुद्ध ने थूक फेंका, मर जाऊंगा, पर रानी की देह पर अब कोई और अधिकार नहीं जमाएगा। मैं उसका हूं और वही मेरी मृत्यु भी है। अग्निवर्मा ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, तो ठीक है, अब तेरी मौत ही उसकी कमजोरी बनेगी। इधर रानी अपने शयन कक्ष में लौट आई, पर अब वह अकेली नहीं थी। मीरा अब उसी की दासी बन चुकी थी और चंद्रप्रभा जानती थी कि वो राजा की आंख है। रानी ने एक ऐसा नाटक शुरू किया जो इतिहास में शायद ही किसी रानी ने खेला होगा। उसने मीरा के सामने धीरे धीरे अपने वस्त्र उतारे, फिर शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी देह को निहारा, जैसे खुद से कुछ पूछ रही हो। मीरा हक्की बक्की थी। उसने आंखें झुका लीं, पर कान खुले थे। रानी ने धीरे से कहा, जानती हो मीरा, देह जब किसी की होती है तो आत्मा किसी और की होने का साहस कर ही लेती है। मीरा डर गई। वो रानी को पागल समझ बैठी, लेकिन असल में चंद्रप्रभा अब एक कलाकार बन चुकी थी। वो अपना मन नहीं, चेहरा दिखा रही थी। रात ढलती रही। चंद्रप्रभा ने अब अपने गुप्त सिपाहियों से संपर्क किया, जिन पर उसे पूरा भरोसा था। उसे मालूम था, अगर ये महल तोड़ना है तो उसकी नींव से नहीं, उसकी नींद से तोड़ना होगा। इसी दौरान रानी ने राजा के सामने आत्मसमर्पण का नाटक किया। उसने कहा,
मुझे क्षमा करें, मैंने भूल की, लेकिन अब मैं सिर्फ आपकी हूं। राजा ने उसकी आंखों में झांका। वहां झूठ था, पर इतना सुंदर कि वो यकीन करने को मजबूर हो गया। राजा ने कहा, अगर तू सच में मेरी है तो मुझे उस नर्तक की आंखें चाहिए। रानी कांपी नहीं। उसने कहा, कल सुबह वो आपकी होगी। और फिर वही रात जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। रानी चुपचाप तहखाने पहुंची, जहां अनिरुद्ध जकड़ा पड़ा था। वहां केवल 2 वफादार सैनिक थे, जो पहले से रानी के इशारे में थे। रानी ने उन दोनों को बाहर भेजा और फिर अनिरुद्ध के पास बैठ गई। उसके घावों को चूमा, उसकी जंजीरों को खोला और धीरे से कहा, अब हम इस महल से नहीं भागेंगे, हम इस महल को ही अपना बनाएंगे। अनिरुद्ध ने कांपते हुए कहा, मैं अब भी खड़ा हूं तेरे लिए। रानी ने उसे कसकर जकड़ लिया। अब मैं किसी की रानी नहीं, मैं तूफान बन चुकी हूं। राजमहल का हर कोना अब युद्ध भूमि बन चुका था, लेकिन ये युद्ध तलवारों से नहीं, दृष्टियों, दासियों और देह की चालों से लड़ा जा रहा था। राजा और रानी अब खुलकर आमने सामने नहीं आए थे, लेकिन दोनों ने अपने अपने मोहरे आगे कर दिए थे, और इन मोहरों में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही थी दासियां। दासियां, जिन्हें कभी बस हुक्म मानने वाली समझा जाता था, अब इस सत्ता के खेल की सबसे खतरनाक गुप्तचर बन चुकी थी। रानी चंद्रप्रभा ने अपनी विशेष 4 दासियों को चुना था, उर्मिला, देवयानी, शशि और मीरा। उर्मिला, जिसकी मुस्कान में जहर था। देवयानी, जो सुनती ज्यादा थी, बोलती कम। शशि, जिसे पुरुषों की दुर्बलता समझ में आ गई थी। और मीरा, मीरा अब रानी की आंख नहीं, राजा की प्यास बन चुकी थी। मीरा की चाल अब धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी कमर की लचक अब मासूमियत से आगे निकल गई थी। बालों में बंधा गजरा अब सिर पर नहीं, गर्दन पर फिसल जाता, और उसकी आंखें अब रानी से नजरें चुराने लगी थीं। रानी ये सब देख रही थी। एक रात जब मीरा ने रानी के वस्त्रों की गांठ खोलते हुए उसकी पीठ पर हल्का स्पर्श किया, तो रानी ने पलटकर उसकी आंखों में देखा। मीरा कांपी नहीं, बल्कि एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, रानी मां, आज आप थकी लग रही हैं। क्या राजा ने कुछ कहा? रानी ने उस क्षण मीरा की गर्दन की नसें देखी, जो एक ही खींच में टूट सकती थी, पर उसने गुस्सा नहीं दिखाया। बस धीमे से कहा, मीरा, जब कोई दासी रानी से उसकी थकान पूछे तो समझ लेना चाहिए कि वो अब दासी नहीं रही। मीरा ने सिर झुका लिया, लेकिन भीतर से वो अब हार मानने वाली नहीं थी। उसकी देह अब राजा के लिए तैयार हो रही थी, और शायद मन भी। दूसरी ओर राजा वीरेंद्र के कक्ष में अब दासियां आने लगी थीं, लेकिन नृत्य के लिए नहीं। अब वे उसकी आंखें, उसके हथियार थीं। राजा ने उर्मिला को भेजा दरबार में एक वजीर को रिझाने, देवयानी को भेजा सेनापति की पत्नी से उसकी कमजोरी जानने, शशि को, जो हर रात महल के एक गुप्त रक्षक के पास जाती और उसे शराब में सच निकलवाती। ये सब खेल खुलेआम नहीं थे, पर दीवारों में कान थे, और दीवारों के उस पार कोई तीसरा सुन रहा था। वो तीसरा महल का ही एक वृद्ध सेवक, कालनाथ। वो चुप था, लेकिन उसका दिमाग अब तक खुली आंखों से राजमहल के पन्ने पड़ता रहा था। उसने चंद्रप्रभा के मोह को देखा था, फिर उसका धोखा भी। उसने राजा के घायल मन को देखा, फिर उसकी उग्र प्यास भी, और अब वो मीरा को देख रहा था, जो एक चुप तूफान बन रही थी। दरबार में एक नई घोषणा हुई। तीसरी संध्या महोत्सव की रात्रि को राजा वीरेंद्र स्वयं अपने दरबारियों को भोज देंगे, और वहां राजसी सुंदरी को सम्मानित करेंगे, महल की सबसे रूपवती, सबसे बुद्धिमान स्त्री को। पूरा महल समझ गया कि यह प्रतियोगिता रानी और मीरा के बीच है। मीरा ने उस रात एक लाल रेशमी वस्त्र पहना, इतना पारदर्शी कि चांद की रोशनी भी शर्मा जाए। उसके बाल खुले थे, होंठों पर गुलाब का रंग, और चाल में ऐसी आग कि रक्षक भी अपनी आंखें झुका न सके। रानी भी पीछे नहीं थी। उसने काले रंग की साड़ी पहनी, उसकी पीठ खुली थी, और हर कदम में सत्ता का ऐलान था। दोनों स्त्रियां महल में चलती रहीं, जैसे 2 ज्वालाएं आमने सामने बढ़ रही हों। राजा, जो अब तक चंद्रप्रभा की पीड़ा में जलता रहा था, अब मीरा की ओर खींचता चला जा रहा था। पर रानी ने जो चाल चली, वो अब भी सबसे खतरनाक थी। उसने मीरा के वस्त्रों में एक गुप्त जड़ी मिलवाई, जिससे उसकी देह गर्म हो, पसीना आए और वो अशांत हो जाए। और यही हुआ। संध्या भोज के बीच जब राजा ने मीरा को आमंत्रित किया, वो लहराते हुए आगे तो आई, लेकिन उसकी त्वचा पर पसीना चमक रहा था। उसकी सांसें तेज थीं
और उसकी आंखों में हल्का धुंधलापन। राजा ने पास बुलाकर पूछा, सब ठीक है मीरा? मीरा ने धीमे से कहा, हाँ, पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। रानी मुस्कुरा उठी, पर उसी समय मीरा गिर पड़ी। राजा चौंक गया। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई और इसी हलचल में किसी ने अग्निवर्मा के कान में आकर कहा, तहखाने से एक बंदी भाग गया है। अनिरुद्ध अब आजाद था। महल में इन दिनों कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था। न मुस्कानों पर यकीन रहा, न प्रणाम में श्रद्धा बची थी। सबके चेहरों पर नकाब था और सबकी जेब में कोई ना कोई राज। लेकिन जो दस्तावेज रानी चंद्रप्रभा के हाथ लगा, उसने उसका संसार ही बदल दिया। वो एक पुराना कागज था, अधजला, धूल से सना हुआ। एक गुप्त सुरंग की सफाई के दौरान जब महल के सैनिकों ने एक संदूक पाया, उसमें कुछ पुराने पत्र थे। अधिकतर नष्ट हो चुके थे, सिवाय एक के। उस पर राजा वीरेंद्र के अंगूठे की मोहर थी और उस पर लिखा था, वृद्ध वज्रसेन अब सत्ता के लिए अनुपयोगी है। उसे शिकार यात्रा पर भेजा जाए और लौटने न पाए। रानी के हाथ कांपने लगे। वज्रसेन यानी उसके पिता। उसी राजा वज्रसेन को वो आज तक जंगल में हुए हमले का शिकार मानती रही थी। पर यह पत्र, ये उसकी पूरी दुनिया को तोड़ने के लिए काफी था। चंद्रप्रभा ने अपनी अंगुलियों से उस कागज को छूते हुए एक धीमी चीख निकाली। जिसने मेरी मांग में सिंदूर भरा, उसी ने मेरे पिता की राख उड़ाई। अब यह बदला नहीं, आग थी। उधर राजा वीरेंद्र को दरबार में मीरा के बेहोश होने के पीछे की साजिश का सुराग मिला। उसकी गुप्तचर सेवा की सबसे काली परछाई काली अब सामने आई। काली जिसकी आंखें जैसे काजल से नहीं, रात से बनी थीं, जिसकी मौजूदगी महसूस होती थी पर दिखाई नहीं देती। काली ने कहा, राजन, रानी ने मीरा को हाटली जड़ी पिलवाई थी, जिससे रक्त गर्म हो जाए, नाड़ी तेज चले और शरीर थक जाए। वो झड़ी केवल राजवैद्य की पत्नी की संदूक से मिलती है। और वहां रानी स्वयं गई थी। राजा ने अपने सिंहासन की मूठ इतनी कसकर पकड़ी कि उसका हाथ लाल हो गया। तो अब तुम भी धोखा, चंद्रप्रभा? पर सवाल अब सिर्फ ये नहीं था कि धोखा किसने दिया। असली सवाल यह था कि धोखा किससे छुपाया जा रहा है। काली अब बीच में था। उसके पास दोनों के राज थे। वो जानता था कि राजा ने रानी के पिता को मरवाया और यह भी जानता था कि रानी अब राजा को मारने की योजना बना रही है। काली को दोनों पक्षों से बुलावा आया। रानी ने उसे गुप्त संदेश भिजवाया, जो मुझे मेरा पिता लौट आए उसे मैं आधी सत्ता दूंगी। और राजा ने उसे आदेश दिया, जिसने रानी की आंखों में आग भरी, उसका नाम चाहिए। इनाम मौत से बचना होगा। काली अब सोच रहा था, जिसे मैं चुनूं वही जिएगा, पर अगर मैं दोनों से खेलूं तो शायद मैं ही राजा बनूं। महल के भीतर अब इशारे युद्ध बनते जा रहे थे। रानी अब रोज दरबार में आती थी, पर राजा की ओर एक बार भी नहीं देखती थी। राजा मीरा को अपने पास बैठाता था, लेकिन हर 2 पल में उसका ध्यान दरबार की दाहिनी पंक्ति पर चला जाता था, जहां रानी बैठती थी। दरबार में सब सामान्य था, पर वो शांति अब मृत जल की तरह थी, जिसमें नीचे कहीं तूफान पनप रहा था। राजा ने मीरा को एक रेशमी साड़ी भेंट की और कहा, इसे उस रात पहनना जब मैं तुम्हें अपने नाम कर दूं। रानी ने यह देखा और मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था उस रात शायद मीरा बचे ही नहीं। चंद्रप्रभा अब महल की रसोइयों को बदलवा रही थी, नए सेनापति से गुप्त संदेश भेजवा रही थी और महल के कुछ पुराने रक्षकों को दरबार से हटवा चुकी थी। राजा को यह सब धीरे धीरे समझ आ रहा था। उसने काली को बुलाया और केवल 2 शब्द कहे, वक्त बता देगा? काली हंसा और बोला, वक्त नहीं राजन, मैं बताऊंगा, क्योंकि अब इस राज्य में काली की परछाई सबसे गहरी हो चुकी है। चंद्रप्रभा ने उस रात अपने कक्ष में उस दस्तावेज को फिर से देखा। उसने पिता की मूर्ति के आगे दीपक जलाया और धीरे से बुदबुदाई, तुम्हारी मृत्यु का बदला तुम्हारा खून ही देगा। और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे अपनी दासी मीरा सामने खड़ी दिखी। मीरा अब न केवल राजा की प्रिय थी, बल्कि रानी की साजिशों की गवाह भी बन चुकी थी। और मीरा अब फैसला कर चुकी थी, वो किसी एक का नहीं होगी, वो सत्ता की तीसरी रेखा बनेगी। महल के बाहर रणभूमि तैयार हो रही थी। शत्रु सीमाओं पर खड़े थे, तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी थीं, लेकिन असली जंग महल के भीतर छेड़ी जा चुकी थी। और वो जंग खून से नहीं, जिस्म से लड़ी जा रही थी। रानी चंद्रप्रभा ने इस बार कोई रसायन नहीं, कोई योजना नहीं, सिर्फ एक देह को चुना,
राजा का सबसे विश्वसनीय सेना नायक वीरभान, वो जिस योद्धा की तलवार से दर्जनों दुश्मनों के सिर कट चुके थे, अब वो रानी की नजरों से घायल हो चुका था। वीरभान को पहली बार तब कुछ महसूस हुआ जब रानी ने युद्ध की रणनीति पूछने के बहाने उसे अकेले अपने कक्ष में बुलाया। गोल धूप से दमकता चेहरा, खुले बाल और पीठ पर गिरती हल्की रेशमी चादर। रानी चंद्रप्रभा आज योद्धाओं से नहीं, एक योद्धा पर ही वार कर रही थी। राजा ने क्या बताया युद्ध के बारे में? कुछ विशेष नहीं रानी, और अगर मैं पूछूं वो रात्रि किसके साथ बिता रहे हैं? वीरभान थोड़ी देर चुप रहा। रानी उसकी आंखों में झांक रही थी और धीरे से पास आ गई। तुम्हें पता है वीरभान, युद्ध तलवार से नहीं, वफादारी से जीते जाते हैं, और आजकल वफादारी भी चादर के नीचे बिकती है। वीरभान की सांसें अनियंत्रित होने लगीं, और उस रात चंद्रप्रभा ने पहली बार किसी को सिर्फ अपने शरीर तक नहीं पहुंचने दिया, बल्कि अपने मन तक भी। अब वीरभान केवल राजा का सैनिक नहीं था, वो रानी का गुप्त अस्त्र बन चुका था। दूसरी ओर राजा को कुछ महीनों से रानी की चालों पर संदेह था। उसने उसकी चाल में बदली लय देखी थी, उसके चेहरे पर आती अनजानी चमक, और सबसे ज्यादा उसकी देह की गर्मी जो अब रानी से कम नहीं हो रही थी। एक रात जब रानी को उल्टी हुई और वैद्य ने संकेत दिए कि रानी गर्भवती हो सकती है, राजा का गुस्सा अपने चरम पर था, लेकिन वो चुप रहा। मुझसे? उसने खुद से पूछा। नहीं, हमने रात्रि तो वर्षों से साझा ही नहीं की। तो फिर? अब उसे सब समझ आ रहा था, और उसका शक वीरभान पर जाकर रुकता था। इसी बीच मीरा, जो अब तक सिर्फ एक मोहक छाया थी, असली खिलाड़ी बनने को तैयार थी। वो जानती थी कि काली अब तक सबका राज जान चुका है, पर उसका दिल किसी से नहीं जुड़ा। तो मीरा ने उस पर ऐसा जाल डाला जो उसने कभी देखा ही नहीं था। रात के तीसरे पहर, जब महल की हर आहट धीमी हो जाती है, मीरा ने अपने कक्ष में काली को बुलवाया। कमरा गुलाबी सुगंध से महका हुआ था, और मीरा के वस्त्र हवा जितने हल्के थे। काली, तुम बहुत कुछ जानते हो। जो जानता हूं वो सबके लिए जानलेवा है, और जो नहीं जानते वो तुम्हारी बाहों में खुद को सौंप सकते हैं। काली मुस्कुराया, लेकिन जब मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसकी सांस भी तेज हो गई। मीरा ने धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सच्चाई चाहिए, और तुम इसके बदले क्या दोगी? मीरा ने चादर गिरा दी, और काली ने अपनी जुबान खोल दी। उसने बताया, रानी और वीरभान की हर रात की मुलाकात, राजा का शक, रानी का राज और युद्ध की रणनीति में उसके बदलाव। मीरा सुनती रही, लेकिन उस रात जो सबसे बड़ा रहस्य खुला वो था, काली अब मीरा के नियंत्रण में आ चुका था। अब पूरा खेल बदल रहा था। रानी सोच रही थी कि उसने वीरभान को वश में कर लिया है। राजा सोच रहा था कि रानी को अकेला छोड़ना ही सजा है, और मीरा वो सोच रही थी, अब मैं रानी बनूंगी। अब पर्दे गिर चुके थे, और महल के हर कमरे में छिपा अंधेरा तेज रोशनी से डरने लगा था। हर किरदार अब एक दूसरे का सच जान चुका था। रानी चंद्रप्रभा को लगता था कि उसकी चालें अदृश्य हैं, लेकिन अब वो वीरभान से दूरी बना रही थी। वो जान चुकी थी कि मीरा की मौजूदगी उसकी योजनाओं में रुकावट बन रही है, पर वो नहीं जानती थी कि मीरा अकेली नहीं, अब काली उसके पीछे था। वो गुप्तचर जो हर दरवाजे की आहट से पहले भीतर पहुंच चुका था। इसी बीच एक और राज सामने आया। रानी चंद्रप्रभा इस राज्य की रानी नहीं थी, वो दुश्मन राज्य मालवा की वंशज थी। विवाह के नाम पर जब उसे यहां लाया गया, तब वो सिर्फ 16 की थी, पर वो राजकुमारी नहीं थी, एक गुप्त योजना की बीज थी। उसका असली नाम था सहजवती, और उसका पालन पोषण ही इसीलिए हुआ था कि वो इस दुश्मन राज्य में एक दिन गद्दी के करीब पहुंच सके। इस रहस्य का पर्दाफाश तब हुआ जब एक पुराना दस्तावेज काली के हाथ लगा, जिस पर मालवा की मुहर थी, और उसमें लिखा था, सहजवती को विवाह पूर्व दी गई अंतिम आज्ञा, राजा को मोहित करना, उत्तराधिकार को नियंत्रित करना, और युद्ध से पूर्व उसका सर्वनाश सुनिश्चित करना। अब तक जिसे सब रानी मान रहे थे, वो एक घातक योजनाकार निकली। राजा को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उसके भीतर का पशु जाग गया। वो रानी से नहीं, खुद से खफा हो गया, और उसकी भूख अब नियंत्रण से बाहर होने लगी। इस भूख का निशाना बनी मीरा, वो मीरा जो कभी उसकी बेटी की तरह थी, जिसे उसने दासी से महल में उठाया, बड़ा किया, और अब उसकी जवान होती काया उसे पागल कर रही थी।
रानी की चालें जानने के बाद राजा ने मीरा को अपने शयन कक्ष में बुलाना शुरू कर दिया। मीरा चुप थी, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। राजा ने पहली बार मीरा को वैसे छुआ जैसे कोई भूखा आदमी रोटी को देखता है। मीरा सिहर गई, लेकिन उसने कोई प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि उसकी चुप्पी में एक योजना पल रही थी। मीरा ने राजा के लिए एक पेय बनवाया, नील कमल की जड़ मिलाकर। राजा, आज आपके लिए विशेष पेय है, थकान मिटा देगा। राजा ने पी लिया। आंखों में वासना थी, हाथ मीरा की कमर पर थे, पर कुछ ही पलों में उसकी सांसें लड़खड़ाने लगीं। फिर उसकी आंखें। तुमने ये क्या किया? वही जो एक पिता को बेटी के साथ नहीं करना चाहिए था। राजा के शरीर से प्राण जैसे धीरे धीरे निकलने लगे और मीरा बस देखती रही। आंखों में कोई आंसू नहीं, बस एक अजीब सा संतोष। उधर वीरभान ने जब सुना कि राजा की हालत बिगड़ गई है, वो भागा भागा पहुंचा, पर रानी वहां पहले से मौजूद थी। क्या तुमने किया ये? तुमने क्या किया वीरभान? क्या तुम अपने राजा को बचा सकते थे जब तुम मेरी चादरों में खोए थे? अब महल में अफरा तफरी मच चुकी थी। कोई राजा के लिए वैद्य को बुला रहा था, कोई रानी को दोष दे रहा था, और कुछ लोग धीरे धीरे मीरा को देख रहे थे। उसकी शांत आंखों में अब रानी जैसी दृढ़ता थी, और काली, वो छत के एक कोने से सब देख रहा था। उसकी आंखें अब किसी एक को नहीं खोज रही थीं, क्योंकि अब हर किसी का राज उसी के पास था। रानी ने उसे बुलवाया। काली, अब वक्त आ गया है कि तुम एक और खड़े हो जाओ। मैं कहाँ खड़ा हूं रानी, ये तो आप सबकी चालों ने तय किया है। अब मैं बस अंतिम चाल चलूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तय करूंगा कि ये राज्य अगला राजा किसे मानेगा। एक गुप्तचर की ये सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो शह भी दे सकता है और मात भी। मीरा अब अकेली नहीं थी। उसके पीछे रसोइये, महल की कुछ दासियां और काली का धीरे धीरे बनता नेटवर्क था। रानी को अंदेशा हो गया कि मीरा अब सिर्फ सुंदरी नहीं, एक दावेदार बन चुकी है। अब महल दो भागों में बंटने लगा था। एक ओर रानी और वीरभान की साझेदारी, दूसरी ओर मीरा और काली का उभरता संगठन। लेकिन दर्पण टूट चुके थे। अब किसी के चेहरे पर सच की परछाई नहीं थी। हर कोई खून, वासना और सत्ता के लिए मरने मारने को तैयार था। राजा अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसका साया महल की हर दीवार पर फैला हुआ था। उसकी मृत्यु ने सत्ता की खाली कुर्सी को ऐसा लालच बना दिया था कि अब सबकी आंखों में सिर्फ वही दिखती थी, सिंहासन। रानी चंद्रप्रभा का चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो रानी नहीं, एक योद्धा बन चुकी थी, जिसने प्यार, दर्द और विश्वास को अपने जहर में बदल लिया था। और दूसरी ओर मीरा, शांत मासूम दिखने वाली मीरा, अब रानियों की तरह बोलती थी, और उसकी चालें रानी से भी ज्यादा घातक थीं। लेकिन इस खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी था काली, वो गुप्तचर जो सबका राज जानता था और सबकी कमजोरी भी। महल अब दो तरफ बंट चुका था। रानी और वीरभान अपने पक्ष में सेनाओं को खींच रहे थे, वहीं मीरा ने भी अपनी चुपचाप बढ़ती ताकत से रसोई घर से लेकर सुरक्षा चौकियों तक अपनी पैठ बना ली थी। पर अब लड़ाई तलवारों से नहीं, वासना और दिमाग से लड़ी जानी थी। रानी जानती थी कि वीरभान को वो बस एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसे यह भी एहसास हो गया था कि वीरभान का दिल अब मीरा की ओर खींचने लगा है। तू भी? रानी ने वीरभान की आंखों में देखा। मैं तुम्हारा था रानी, लेकिन मीरा कुछ और है। उसकी आंखों में आग है और उस आग में मैं जलना चाहता हूं। रानी ने उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराई। अच्छा है, जब वफा से भरोसा उठ जाए तो खून करना आसान हो जाता है। वो रात जब महल में तख्ता पलट की योजना बन रही थी, वासना की सबसे खतरनाक रात थी। रानी ने खुद को सजाया जैसे वो किसी आखिरी युद्ध के लिए जा रही हो। उसने वीरभान को अपने शयन कक्ष में बुलाया। आखिरी बार शराब में उसने वो वही नीलकमल मिलाया जो मीरा ने राजा को दिया था, पर वीरभान को वो नहीं मारा, बस उसका जहर उसे बेहोश कर गया। रानी ने उसके गले पर छुरी रखी। तू मीरा को चाहता है? जा, अब मीरा तुझे देखेगी एक अधमरे जानवर की तरह। लेकिन जैसे ही रानी बाहर निकली, उसे सामने से मीरा मिल गई। तुम तो कहती थी रानियों को वासना से दूर रहना चाहिए, मीरा ने कहा, लेकिन तुमने तो अपने ही प्रेमी को मार डाला। वासना ही सबसे सच्ची ताकत है मीरा, लेकिन अब मैं तुझे मिटाने आई हूं, और मैं तुझे इतिहास से मिटाने आई हूं, मीरा ने धीरे से कहा। और तभी काली सामने आया। अब अंत का समय है।
दोनों रानियां एक दूसरे को खत्म करना चाहती हैं, पर मैं तय करूंगा कि कौन इस राज्य की अगली रानी बनेगी। काली ने अपनी मुट्ठी से वो दस्तावेज निकाले जिनमें रानी के असली नाम, दुश्मन राज्य की पहचान और राजा की हत्या की सारी योजना लिखी थी। ये सब राजसभा में सबके सामने पढ़ा जाएगा और फिर तय होगा कौन असली है और कौन गद्दार। रानी कांप गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। तू मेरी मौत चाहता है? मैं सिर्फ सच चाहता हूं, काली बोला। मीरा मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था काली उसके साथ है। क्यों? रानी चीखी। क्योंकि मैं उस दिन से तुम्हारा नहीं रहा जिस दिन तुमने मुझे बस एक मोहरा समझा, काली बोला। लेकिन मीरा, उसने मुझे इंसान समझा। रानी ने अपनी तलवार निकाली, मीरा ने भी। पर इससे पहले कि कोई वार होता, काली ने बीच में खड़े होकर अपनी तलवार नीचे फेंकी। बस, अब इस महल को और खून नहीं चाहिए। अब फैसला शब्दों से होगा। अगले दिन राजसभा लगी। रानी, मीरा, वीरभान सभी उपस्थित थे। काली ने वो दस्तावेज सबके सामने रखे। रानी की असली पहचान उजागर हुई। सभा में सन्नाटा था। फिर एक एक कर सेनापति, मंत्रीगण मीरा की ओर झुकने लगे। तुमने राजा के प्राण लिए, एक मंत्री बोला, लेकिन वो एक बेटी की अंतिम हद थी और अब हम तुम्हें इस राज्य की महारानी घोषित करते हैं। मीरा ने सिंहासन पर बैठते हुए कहा, अब ये राज्य वासना से नहीं, न्याय से चलेगा। लेकिन याद रखो, जो रानी के दिल में जगह चाहता है, उसे पहले उसका सम्मान जीतना होगा। सभा ताली बजा रही थी और रानी चंद्रप्रभा को कैद में भेज दिया गया। मीरा के पीछे काली खड़ा था, शांत, मगर उसकी आंखों में वही जुनून था जो मीरा की आंखों में पहली बार दिखा था। तो अब हम? मीरा ने पूछा। काली मुस्कुराया, हम तो बहुत पहले से थे, अब बस नाम मिला है, रानी और उसका गुप्त प्रेमी। निष्कर्ष, वासना, सत्ता और धोखे के इस खेल में अंततः जीत उसी की हुई जो मोहर्रा नहीं, खिलाड़ी बना। मीरा अब रानी है और बाकी सब उसकी चालों के शिकार।